आदाब। एक दफ़ा का जिक्र है कि बाज़ार में एक कोई शख्स जा रहा था। उसने किसी को देखा या नहीं देखा ये तो तारीख़ नहीं बताती। उसने अपने दोस्त से कहा कि यार इस शहर में भी गेंडे अब बकसर नज़र आने लगे हैं। एक मोटा शख्स करीब से गुजर रहा था। उसने कहा तूने मुझे गेंडा कहा है? उसने कहा नहीं, मैंने तो आपका नाम नहीं लिया है। खैर मुँह मारी हुई और उसके बाद रफ़ा दफ़ा हो गया मामला। अगले दिन फिर वही शख्स जा रहा था, वही फरबा आदमी सामने से आ रहा था। कहने लगे तूने ही मुझे कल गेंडा कहा था ना? उसने कहा यार उस बात को भी 24 घंटे गुजर गए, हमारी सुलह सफाई हो गई, मैं तो पता नहीं कहाँ किस ख्याल में हूँ, तू अभी तक गेंडे में ही फंसा हुआ है। तो ये सुनाने का मकसद ये है कि एक कॉलम bbcurdu.com पे परसों शाया हुआ था। आसमा शिराजी का कॉलम था। कल तफसीलन हमने भी बात की, दूसरे चैनलों ने भी बात की, और उसके बाद जो जिसको मजम्मत करनी थी, जिसको तारीफ़ करनी थी, कर करा के ख़त्म हो गया। लेकिन हुकूमत की तस्कीन नहीं हुई और हुकूमत के वज़ीर आज़म के जो खुसूसी मुशीर बराए सियासी कम्युनिकेशन है, उन्होंने आज बतौर ख़ास एहतमाम किया कि ये वाक़या ऐसे भूलना चाहिए, इसको दोबारा ताज़ा करना चाहिए। तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें पहले जो कहा वो सुनिए, फिर गुफ्तगू करते हैं। फर्स्ट लेडी बुशरा बीबी सबसे पहले पाकिस्तान की बेटी हैं, उसके बाद वो एक मां है, उसके बाद वो एक बीवी हैं। और अगर आपके पास कोई सबूत है आसमा शिराजी साहबा, अगर आपके पास कोई किसी किस्म का सबूत है, जो आप इल्जामात लगाती हैं उनके बारे में, किसी की इन्वॉल्वमेंट के बारे में आपके पास सबूत है, तो आपको पूरा हक है खबर करने का। मैं इस पनाह में नहीं जाऊंगा कि वो हाउस लेडी आप उन पे खबर नहीं करें, बिल्कुल करें। आप इस मुद्दे पे करना चाहती, इस पे भी करें अगर आपके पास सबूत है तो। लेकिन खुदारा आप अपनी ख्वाहिशात के घोड़ों के ऊपर बिठा के चीजें आप खबरें कर देते हैं, और बीबीसी जैसा आला इदारा आपको वो खबर करने देता है। उनका एडिटोरियल बोर्ड सोया हुआ था जब वो एक खातून की तहकीर कर रही हैं। मैं वो अल्फाज नहीं इस्तेमाल कर सकता, आप गूगल कर लीजिए कि जब आप एक खातून को ऐसे कहते तो आप क्या कहना चाह रहे होते हैं उसके बारे में। आप गाली दे रहे हैं उसे। तो क्या हमारे यहां खवातीन को गाली देने का रवाज आ चुका है, जो घर में बैठी हुई हैं, जिनका सियासत से कोई लेना देना नहीं है? 100% दुरुस्त बात की है शहबाज गिल ने। बस 2-3 बातें हैं। पहले तो ये तय कर लें कि ये जो छपा परसों ये ख़बर थी या कॉलम था। कभी ये ख़बर बताई जा रही है, कभी कॉलम बताया जा रहा है। दूसरे, आपने कहा कि फ़र्स्ट लेडी जो घर में बैठी हुई हैं उनके बारे में नाज़ेबा गुफ्तगू हुई। मैंने कॉलम पढ़ा है, मैं शुबा कर रहा हूँ कि शायद आपने भी पढ़ा होगा। अगर आपने वाकई पढ़ा है तो उसके बाद भी अगर आप ये कह रहे हैं कि किसी की वो की गई है, तो एक होती है उर्दू शायरी में सनत गुरेज़ के नाशपाती कहना और केला मुराद लेना। अगर तो वो मामला है तब तो मैं बिल्कुल आपकी बात को तस्लीम कर लेता हूँ। लेकिन बदकिस्मती या खुशकिस्मती से एक तो ये कॉलम था, दूसरे इसमें किसी शख्स का, किसी इंसान का नाम तक नहीं लिया गया, पहली लाइन से लेके निचली लाइन तक, जिस पे कल हम बात कर रहे थे, जिस पे कि सारा सिलसिला शुरू हुआ। वो ये 2 लाइनें थीं कि अब काले बकरे सरेदार चढ़ें या कबूतरों का खून बहाया जाए, क्या पुतलियां लटकाई जाएं या सुइयां चुबोई जाएं, मईशत यूं संभलने वाली नहीं। मईशत के तकाजे तब मुतालबा कर रहे हैं। इस तब्दीली के इस चरखे में कौन कौन आएगा? सियासी चाल सितारों के हाल से ज़्यादा अहम है। इसमें किसी का नाम नहीं है। और मैंने क्या कहा था? मैंने ये कहा था कि अगर आप इसे ओन कर रहे हैं इस बात को कि ये जो पुतलों का मामला है या दूसरा काले बकरों का मामला है किसी एक खातून से या किसी एक हजरत से, तो इसका मतलब है कि उसने तो नाम नहीं लिया कॉलम निगार ने, लेकिन अगर आप नाम लेके ज़बरदस्ती नथी करवाना चाह रहे हैं तो फिर हमारे जहन में ये ख्याल पैदा हुआ कि क्या वाकई ये हक़ाइक़ थे
तभी तो आप इतना रिएक्ट कर रहे हैं। तो ये हमने कहा था। देखिए, अगर किसी ने नाम लिया है खातून अव्वल का, हाँ। और मेरा ख्याल है कि आज हम पहली दफा नाम ले रहे हैं, चूंकि शहबाज गुल, क्योंकि सिर्फ इसलिए, अदरवाइज हमें क्या है यार। एक तो इन्होंने नाम लिया है, और फिर दूसरा सोशल मीडिया पर जो भी इसके ऊपर बहस हुई है, और बहस का लफ्ज भी नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, ये तो उससे बहुत आगे चलिए। आज जो हैशटैग चल रहा था, अगर ये इनका ख्याल है कि गूगल करके नाउज़ुबिल्लाह होता तो वो पढ़ के भी वही फीलिंग आती है। एक बात होती है, नीचे लाइन से लोग आते हैं कि आप बुशरा बीबी के बारे में ये कैसे कह सकते हैं। किसी ने नाम नहीं लिया, आप जानबूझकर अपनी तरफ ला रहे हैं चीजों को। और ये भी मेरा ख्याल अच्छा, है सिर्फ उस कॉलम में सिर्फ ऐसा नहीं कि किसी खातून का, किसी मर्द का भी नाम नहीं है, नाम ही नहीं है। अच्छा, ये भी ना, मतलब आई थिंक कि देखें, बहुत जो स्पेशल एडवाइजर्स हैं, मेरा ख्याल है कि शायद वो अपने जॉब को फिट नहीं करते, ये 100% फिट करते हैं। क्योंकि क्या शानदार मुजाहरा किया है स्पिन का, एक चीज़ को दूसरी चीज़ के साथ जोड़ना, फिर तीसरी चीज़ के साथ जोड़ना, और फिर एंड में कहना कि क्या खातून को गाली देना सही है। जब ए नहीं हुआ तो बी कहां से आ गया, जब बी नहीं हुआ तो सी कहां से आ गया, और सी से आप गाली तक कैसे पहुंच रहे हैं, साहब ने कहा है ना, वो वो बात सारे फसाने में जिसका जिक्र न था, वो बात उनको बहुत नागवार गुजरी है। अच्छा, बगैर नाम के जो इतनी उछल कूद हो रही है यार, देखो यहाँ किस किस की तस्वीरें नहीं छपी। कल मैंने हल्का सा जिक्र किया था, नवाज शरीफ जाते थे, बेनज़ीर भुट्टो शहीद जाती थी, हर आदमी जाता था, किसी ना किसी का कोई ना कोई रूहानी सिलसिला था। जरदारी साहब का भी मैंने नाम लिया था। हाँ साहब, इमरान खान यार, उनकी हज़ारों दफ़ा पाक पत्र शरीफ की तस्वीर छपी है जिसमें वो दीवार के साथ टेक लगाए दरबार के अंदर बैठे हैं, सजदे में भी है। यार आज तक किसी ने उस तस्वीर के बारे में कोई डेरोगेटरी बात की? भाई एक आदमी है, उसका अपना सिलसिला है, एतकाद की बात है, वो उसका ज़ाती मामला है। मैंने तो आज तक नहीं पढ़ी, और आज भी छपी हुई वो तस्वीर, किसी का ध्यान उसकी तरफ नहीं गया। लेकिन एक ऐसी बात जो इनडायरेक्ट थी, जिसका इशारा किसी की तरफ भी हो सकता है, उसको जबरदस्ती खींच खांच के बनी गाला के कॉरिडोर में ले जाया गया, और जानबूझकर। अच्छा, ये आपने बात की ना कि यार ये बात कर रहे हैं खबर की, अगेन वही सवाल गंदम जवाब, चना क्या जवाब, मतलब टोयोटा करोला, हाँ, मतलब आउट ऑफ द कैटेगरी। ये जो आपकी बात है ना कि यार ये खबर नहीं है, ये ओपिनियन कॉलम है, 100% दुरुस्त है, लेकिन ये टेक्निकलिटी को लगाओ 35 पंक्चर। लेकिन पॉलिटिकल कम्युनिकेशन के एडवाइजर को कम से कम ये तमीज होनी चाहिए। सर सब पता है ना, गेम भी करनी होती है, नहीं गेम कर रहे हैं, और कोई इसमें चीज नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई भी इतना भोला नहीं होता। ये ऐसा है कि जैसे मैं कोई कॉलम लिखूं कि यार पिंडी वालों के आजकल सितारे गर्दिश में हैं। हाँ, कल सुबह मैं जागू तो जिलाई काउंसिलर से लेके शेख रशीद से लेके चंद जर्नैल साहिबान मेरे घर के सामने खड़े हों, आज की अखबार हो उसमें कहा होगा लेकिन इसके मुताबिक तो कैप्रिकॉर्न के बारे में कह रहे हैं कि बड़ा अच्छा दिन गुजरने वाला है। आप मुझे आसमान में झांक के बताएं कौन से सितारे हैं मेरे जो गर्दिश में है, अदरवाइज ये फेक न्यूज है। अब ये तो पागलपन है ना यार, आई मीन दिस इज क्रेजी। मुझे पता है क्या याद आ रहा है, मुझे याद देयर इज अ मेथड टू इट। वही तो मैं कह रहा हूं, ये भोलापन नहीं है यार, ये गेम है ये। और ये गेम क्या है? हाँ, ये कोई गेम भी नहीं है, बड़ी पुरानी गेम है। और मुझे याद आ रही है एक बार फिर फॉर द सेकंड टाइम दिस वीक, सल्तनत रूम। सल्तनत रूम में क्या कहा जाता था कि अवाम को दो चीजें देनी पड़ती हैं, पनेम एट सर्कमेंसेस, यानी रोटी या तमाशा। ठीक है, तो जब रोटी की कीमतें आसमान को छू रही हों, लोग उसके पीछे भाग रहे हों, तो आपके पास बचता क्या है सर? तमाशा। नहीं, लेकिन लेकिन प्लीज हो रहा है, मैं यहाँ एहतजाज करूंगा। क्यों? देखो, रोमन शहंशाह रोटी देते थे और तमाशा भी देते थे यार, वो वाकई तमाशा होता था। हाँ, उसकी एक तारीखी हैसियत थी, वो क्वालिटी थी, फिल्में बनी है ना, बेन हर। ये जो तमाशा दे रहे हैं ये क्या है? ये नया तमाशा है सर। देखो, वो पुराना तमाशा था, ये नया। ये डिस्ट्रैक्शन है, क्योंकि जाहिर है बात हो रही है, महंगाई है, लोग प्रॉब्लम में हैं, सारे का सारा वो उसको करके डिस्ट्रैक्शन है ना, मतलब डिस्ट्रैक्शन है कि आप किसी बहस का रुख मोड़ दें। और वो जैसे कल भी हमने कहा था, एक सिस्टमेटिक मैनर में होती है। जब जाहिर है वज़रा आ जाएं जिनका काम है कि अपनी वजारत के ऊपर कंसंट्रेट करें, वो आ जाएं कि नहीं जनाब ये देखें, आप तो ऑफिशियली नून लीग ज्वाइन कर लें, लिफाफे ले लें, आप ये कर लें, वो सब पे ही होता है, आपको पता है, कोई ऐसा वो कोई नई बात नहीं है। तो उसके बाद ऑफिशियल अकाउंट्स के साथ फिर एक लंबी लिस्ट आ जाती है, जो आपने 400-450 बंदा रखा हुआ कीबोर्ड वॉरियर, जिनका काम सिर्फ ये है कि आप अब्यूज़ करेंगे,
तो वो वहाँ पे अच्छा, डिनायबिलिटी भी है कि सर देखें अब मतलब ये तो कोई भी कर सकता है नहीं, ये तो आज़ादी राय है। अच्छा, आज़ादी राय के बारे में भी बड़ी फिक्र है इन्हें, क्योंकि आज जो वो पीटीआई ऑफिशियल की आपने बात की ना, तो आज उनकी एक ट्वीट आती है कि जी हमें बड़ी फीडबैक आई है लोगों से जिनको अनफेयरली ब्लॉक किया गया है सहाफियों ने, तो हम चाह रहे हैं कि आप हमें लिस्ट दें और हम उनसे अपील करेंगे कि आपको अनब्लॉक कर दें। अब मैं वो दरखास्त देखना चाह रहा हूं कि मुबशिर जैदी साहब 15 जुलाई 2018 को आपने पापा की प्रिंसेस को ब्लॉक किया था, बराए मेहरबानी इसको अनब्लॉक कर दें। जिसपे आप कहेंगे कि यार मैंने तो 50 पापा की प्रिंसेस को ब्लॉक किया, आप कौन सी वाले को जानते हैं? फिर वो सोचेंगे यार वो जो जिसके डीपी में ना एक लाल गुलाब है वो वाला। फिर मैं सोचता हूं कि पहले मुझे लवर बॉय 420 को अनब्लॉक करना है या कूल बॉय 65 कहता हूं क्योंकि किसी को ब्लॉक किया? मुझे मुबशिर लुकमान ने ब्लॉक किया है सर, और ज़रताज गुल वजीर ने ब्लॉक किया है, और मैं अपील करूंगा कि ऐसा ही रहने दें, बेहतर है। मुझे तो अल्हम्दुलिल्लाह ह्यूमन राइट्स की जो मिनिस्ट्री है उसके ऑफिशियल अकाउंट ने ब्लॉक किया हुआ था। सर लोगों को स्टेट बैंक ने भी ब्लॉक किया और पेमरा ने भी ब्लॉक किया, उनका क्या होगा यार? तो मजाक के अलावा मैंने कहा कि यार मैंने क्या, मैं तो आप लोगों को बताता हूँ कि भाई अगर कहीं ह्यूमन राइट वायलेशन हो रही है तो खैर पे श्री मज़ारी साहिबा ने कहा मैं देखती हूँ। फिर उन्होंने कहा नहीं ये असल में पहले कोई और अकाउंट था, फिर ये बन गया, गलती से ब्लॉक हो गया। कभी कभी हाथ फिसल भी जाते हैं। यार आप लोग बड़ा एकतरफा गुफ्तगू करते हैं पीटीआई की हुकूमत के खिलाफ, मुझे दुख होता है। मैं तो कहता हूँ एक ब्लॉक ले लेते सर, अब लेने की बातें क्यों करते हैं वैसे? वेलकम बैक। और 6 अक्टूबर से जो भूचाल मचा हुआ था मुल्क में DGI की तैनाती को लेकर, अब लग रहा है कि वो सिलसिला अपने अंजाम की तरफ पहुंच रहा है, और उम्मीद यही है कि कल जो है नए DGI की तैनाती का नोटिफिकेशन हो जाएगा और वो लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम ही होंगे। बीच में बहुत कंट्रोवर्सीज़ आई कि क्या हुआ। अब आज अंसार अब्बासी जो एडिटर इन्वेस्टिगेशन है द न्यूज़ के, उनकी खबर छपी कि कल वज़ीर आज़म से मुलाकात की है लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम ने, जिसकी सरकारी सतह पे बहरहाल तस्दीक नहीं हुई है, मगर ना ही उसको किसी ने डिनाई भी नहीं किया है। तो हमारे साथी हैं फ़ाहद हुसैन, रेजिडेंट एडिटर हैं डॉन के इस्लामाबाद में, और रेड जोन से सारी खबरें वही निकाल के ला रहे हैं। उनकी चिड़िया है, कबूतर है, उनका पता नहीं रेड जोन में उन्होंने क्या हायर किया है, ये तो हम उनसे पूछ ही लेंगे। मगर सबसे पहले तो फ़ाहद ये बताइए कि ये जो तैनाती का सिलसिला था, आपको लगता है ये मसला अब अपने जो है मंतकी अंजाम की तरफ पहुंच रहा है, सॉल्व हो रहा है? थैंक यू मुबशिर। देखिए, इसमें अभी सूरत हाल कुछ ऐसी है कि नोटिफिकेशन तो अभी तक सामने नहीं आया, और ये कहा जा रहा है, यानी कि ये खबर इस टाइप की है, जाहिर बात है कंफर्म नहीं है क्योंकि वो तो जब आएगा तो आएगा, कि कल शायद आ जाए। यानी हम बड़े दिन से ये तारीख सुन रहे थे कि जुमे के आसपास जो है ये नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो अब देखना ये है कि क्या वाकई में ये होता है नहीं। लेकिन बहरहाल ये बात जरूर बहुत हद तक कंफर्म्ड है कि जो मुलाकात होनी थी, जो नॉमिनेटेड अफसर थे उनकी वजीर आजम से मुलाकात हुई है, उसको बाकायदा सरकारी तौर पर तो अनाउंस नहीं किया गया, लेकिन सरकारी जराये के थ्रू आया है कि जी मुलाकात हो गई। तो एक्सपेक्टेड ये है कि वो जो अफसर जिनका नाम पहले जिस ऐलान हो गया था ISPR से, उन्हीं को अपॉइंट किया जाएगा। अब वो देर किस चीज की है, और आज अगर मुलाकात हो गई है या कल हुई है तो अभी तक क्यों नहीं है, ये एक अभी मुअम्मा है जो हल नहीं हो पाया। अच्छा फ़हाद, फिर मैंने ये भी पूछा कि बहुत से मुबस्सिरीन और अपोजिशन जमातें भी उनमें शामिल हैं, वो कह रही हैं कि अब वो 1 पेज जो है जो पहले बिल्कुल आपको यकजा नज़र आ रहा था, उसमें कोई दरार आई नहीं। तो सुनिए क्या जवाब दिया। देखिए, जितनी भी इंडिकेशंस हैं वो यही कह रही हैं कि अब मामला थोड़ा सा इस एक नोटिफिकेशन और एक तैनाती से बढ़ गया है। जाहिर बात है, यहाँ पे रहते हुए मुख्तलिफ लोगों से बात करने का मौका भी मिलता है, और मैंने जितना फीडबैक लिया है जब से ये मामला शुरू हुआ है, तो उससे तो फिलहाल यही अंदाजा हो रहा है कि ये जो एक एतमाद को ठेस पहुंचा है, जो एक पेज की कहानी थी और उसमें जो एक ये दरार आई है, वो इतनी जल्दी खत्म नहीं होगी। मैं मुमकिन है कि वक्त के साथ साथ जो है वो जिसे कहते हैं कि जी तमाम जख्म जो है वो भर जाते हैं,
तो ऐन मुमकिन है हो जाए। लेकिन इस वक्त अगर कोई ये समझ रहा है कि कल या परसों या जब भी ये तैनाती होती है और नए साहब जो हैं वो अपना चार्ज संभाल लेते हैं ISI में, तो उसके बाद तमाम तर मामला बिल्कुल ठीक हो जाएंगे और वो वापस वहां पे चले जाएंगे जहां पे इस कंट्रोवर्सी से पहले थे। तो मेरे ख्याल में ऐसा नहीं होगा। और ये सुनने में आ रहा है कि दोनों तरफ से अभी काफी हद तक मिसट्रस्ट भी है और कुछ हद तक रंजिश भी है, जो इतनी आसानी से मेरे ख्याल में जाएगी नहीं। सुना आपने फात को, क्या कह रहे हैं कि इतनी आसानी से मिसट्रस्ट जो है जाएगा नहीं। दूसरी बात ये कि एक और चीज़ इसमें सामने आई, जैसे कि आर्मी चीफ की एक्सटेंशन के टाइम आई थी कि कोई वाज़े तौर पर कवानीन या मैकेनिज़्म ऐसा नहीं है, सूट नहीं करता। तो फात से मैंने ये पूछा कि जिस तरह से वो तो खैर सुप्रीम कोर्ट के कहने पे हुआ और बहरहाल अब उसमें तो कानून बन गया, तो क्या बेहतर ना होता कि इस बार भी ऐसे ही तरीक़ेकार इख्तियार किया जाता कि ISI की DG की तैनाती जो है वंस एंड फॉर ऑल वो सेटल हो जाए मसला। देखिए, इसमें ना पिछले कुछ दिनों से ये रूल्स ऑफ बिजनेस के हवाले से भी कोई बात चली कि जनाब उसमें किसका राइट है और किसका नहीं है। अभी तक तो यही कन्वेंशन था जो फॉलो हो रहा था कि आर्मी चीफ जो है वो कुछ नाम सजेस्ट करते हैं और प्राइम मिनिस्टर जो है उसमें से को सेलेक्ट कर लेते हैं। अच्छा, अब ये कोई पहली अपॉइंटमेंट तो है नहीं, यानी इसी दौरे हुकूमत में, यानी इमरान खान साहब की वजारत उज़्मा के तहत जो है ये तीसरी बार वो अपॉइंटमेंट हो रही है। तो पहले जो 2 बार हुई उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, ना ही कभी किसी ने सुना कि कितने नाम गए कितने नहीं गए। तो मैंने जब यही सवाल जो आप पूछ रहे हैं, जो कि बड़ा रेलेवेंट सवाल है, तो मैंने ये पूछा मुख्तलिफ लोगों से, पिंडी में भी और इस्लामाबाद में भी, कि ये मामला क्या है। तो जो मुझे आम तासुर मिला वो यही है कि देखिए इसमें तो कोई खास बात नहीं है, रूटीन में ये मामला चलता है। इस बार भी ऐसे हुआ, कुछ वर्बली कुछ एग्रीमेंट्स हुए और अज्यूम यही किया गया कि जनाब क्योंकि कुछ हद तक एक इत्तफाक राय हो गया है तो बस ठीक है, वो नाम अनाउंस हो जाएगा, बाकी जो कागजी कार्रवाई है वो होती रहेगी। अब अगर हम बिल्कुल इसको यानी लकीर के फकीर बने तो ये बात दुरुस्त है कि पहले इतने नाम आए, वो फाइल चले, उस पर यानी बाकायदा तौर पर तहरीरी तौर पर लिखा जाए कि ये अप्रूव्ड है और वो सारा कुछ हो, तो ये बात तो दुरुस्त है। लेकिन जो कन्वेंशन चल रहा था वो ऐसे ही चल रहा था और हर दौर में ऐसे ही चला है। जो परेशानी हुई है या इस बार जो मसला खड़ा हुआ है उससे हुआ है कि उस कन्वेंशन के तहत ये मामला सुनने में आया कि हो गए थे और फिर आफ्टर थॉट एक हुआ है, जिसकी बुनियाद पर फिर ये हुआ कि नहीं वो तो ऐसा नहीं, उसको नहीं, हम तो फिर प्रोसीजर फॉलो करेंगे। तो ये कंफ्यूजन हुआ। तुम्हें याद होगा एयर मार्शल जुल्फ़िकार अली खान की एक रिपोर्ट जो है बेनज़ीर भुट्टो के पहले टेन्योर में कमेटी ने मुरतब की थी कि इंटेलिजेंस एजेंसियों को किस तरह एक यूनिफॉर्म कोड के तहत जो है ऑर्गेनाइज किया जाए। लेकिन इबहाम या एम्बिग्विटी जो है वो सूट करती है कभी सिविलियन सेटअप को, कभी दिफाई सेटअप को, तो ये इसी तरह चलता है। देखिए, ये भी बात सही है और एक और बात भी सही है कि किसी भी पावर शेयरिंग अरेंजमेंट में कहीं ना कहीं पावर स्ट्रगल होनी होती है। माजी में हमने मेरे ख्याल कोई 10-12 दफ़ा तो देखी है ना ये चीज़। सिर्फ मैं जिस चीज़ से सरप्राइज्ड हूँ इससे नहीं है कि स्ट्रगल हो रही है, मेरा ख्याल था कि दूसरी टर्म की शायद तीसरे साल में होगी, पहले टर्म की तीसरे साल में नहीं। अब दैट कंफ्यूजेस मी। तो जनाब ये कंफ्यूजन अभी रहेगी। सिविल सुप्रीमेसी का नन्ना मुन्ना सफ़र था जो तीसरे हफ्ते में अब अपने इख्तिताम को पहुंच जाएगा और हम भी यहीं वक्फा ले लेते हैं। वेलकम बैक। आज एक बार फिर रुपये ने डॉलर के खिलाफ एक नया रिकॉर्ड कायम किया है। हर दूसरे दिन के बाद नया रिकॉर्ड ही बन रहा होता है। ज़ाहिर है नीचे वाला रिकॉर्ड अभी ऊपर जाने की कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन अब तक कोई एज सच मेजर स्टेटमेंट या कोई बयान या कोई क्लिप स्टेट बैंक गवर्नर डॉक्टर रज़ा बाकिर से नहीं आया था आज तक। मैनचेस्टर गए हुए हैं डॉक्टर साहब और वहाँ पर ओवरसीज़ पाकिस्तानी के को खिताब करते हुए उन्होंने ये समझाने की कोशिश की कि जहाँ किसी का नुकसान होता है डॉलर की रुपये की डिवैल्यूएशन से, तो किसी का भी होता है। सुन लीजिए कि एक्सचेंज रेट के ऊपर जाने से कुछ लोगों का नुकसान लेकिन कुछ लोगों का फायदा है। हमारे साल में, इस साल में अगर हमारी रेमिटेंसेस जो हैं तकरीबन मिसाल के तौर पे
30 बिलियन डॉलर की हो जाती है। हमें उम्मीद है इससे भी ज्यादा हो जाए। और अगर हमारा एक्सचेंज रेट पिछले कुछ महीनों में 10% भी डिप्रीशिएट हुआ है तो ये 3 बिलियन डॉलर अजाफी जो हैं ओवरसीज पाकिस्तानियों के खानदानों को पहुंच रहे हैं, ये 500 अरब रुपए से भी ज्यादा बनता है, जो कि एडिशनल पैसा उन लोगों को जा रहा है। तो मेरी कहने की मुराद ये है कि हर चीज में, हर पॉलिसी में, मईशत की, कुछ लोगों को फायदा होता है, कुछ लोगों को फायदा नहीं होता। तो जब आप बात करते हैं कि जिन लोगों को फायदा नहीं हो रहा, तो जिन लोगों को फायदा हो रहा है उनको हमें नहीं भूलना चाहिए। बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए। और बात इनकी 100% सही है। रुपये की डिवैल्यूएशन से एक्सपोर्टर्स को भी फायदा होता है और जाहिर है कि अगर घूम फिर के बात करें तो जो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पर काम कर रहे हैं एक तरह से उनको भी फायदा होता है। लेकिन जहां तक ओवरसीज पाकिस्तानीज और रिमिटेंसेस की बात है, अच्छा रिमिटेंसेस भी हमारे लिए इंतहाई अहम है क्योंकि मेरा ख्याल है कि जितनी हमारी रिमिटेंसेस हैं हमारे एक्सपोर्ट्स उससे कम है, खासे कम है, सो वी नीड देम। लेकिन जो फायदे की बात है इसको थोड़ा सा एग्जामिन करने की जरूरत है क्योंकि अगर रुपी नीचे जा रही है तो यहां इन्फ्लेशन भी ऊपर जा रही है। मतलब कि जिनको ये पैसे भेज रहे हैं, जैसे आपके रिश्तेदार अगर आपको भेजें या किसी के भी रिश्तेदार उनको भेजें, अब उनको ज्यादा पैसे भेजने भी पड़ रहे हैं क्योंकि यहां पर महंगाई जितनी बढ़ रही है और परचेजिंग पावर जितनी कम हो रही है तो वो तकरीबन आके बैलेंस आउट हो जाता है। एक और मसला ये है कि शायद गवर्नर स्टेट बैंक को बहुत ज़्यादा फंक्शंस पर अटेंड नहीं करना चाहिए क्योंकि ऐसी कोई ना कोई बात सामने आ जाती है जो ओवरसीज पाकिस्तानी को शायद अच्छी लगे, लेकिन यहाँ लोकली जो हालात हैं थोड़ी सी इनसेंसिटिव लगती है। अच्छा, जब ये कहते हैं कुछ लोगों को नुकसान होता है, हाँ, कुछ लोग जो है 80% लोगों को नुकसान है लेकिन 20% लोगों को फायदा है। ना 22 करोड़ कुछ लोगों का मतलब ये है कि 22 करोड़ जो कुछ लोग हैं उनको नुकसान होगा, जाहिर है वो तो रुपए में दिन गुजारते हैं, लेकिन जो 40 लाख ओवरसीज पाकिस्तानी हैं उन्हें फ़ायदा हो रहा है। अच्छा ये बात इस लिहाज से दुरुस्त है कि डॉक्टर साहब माशाल्लाह जो हैं हार्वर्ड से इन्होंने ग्रेजुएशन किया, बर्कले से पीएचडी की इकोनॉमिक्स में और आईएमएफ का तजर्बा भी रखते हैं। लेबनानी पाउंड, मैं लेबनान की मिसाल दूंगा, एक ऐसी स्टेट जो हमारी नज़रों के सामने जो है वो पिघल रही है। लेबनानी पाउंड अब तक 90% डिवैल्यू हो चुका है। उसके नतीजे में हुआ ये है कि 97 में एक अमेरिकी डॉलर में 1500 लेबनानी पाउंड मिलते थे, आज 23,000 मिलते हैं एक डॉलर में। और उसका नतीजा क्या हुआ, सारी सेविंग्स जो हैं वो ख़त्म हो गई लोकल लेबनीज़ की। ब्लैक मार्केट ज़ाहिर है अपने उरूज पे है, मेडिकल स्टोर्स खाली हैं, सुपर मार्केट्स के शेल खाली हैं, क़ुव्वत ख़रीदी ख़त्म हो गई। किसका हुआ है? अच्छा, जीडीपी 55 बिलियन डॉलर से कम होके 33 बिलियन डॉलर पे, लेकिन फ़ायदा हुआ। फ़ायदा किन्हें हुआ? फ़ायदा उन 1 लाख लोगों को हुआ जिनके डॉलर्स में अकाउंट्स हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि लेबनान की अक्सरियत गई भाड़ में, लेकिन यार फायदा तो हुआ उन लोगों को कि जिनके अकाउंट लेबनीज पाउंड में नहीं है, डॉलर में। मैं आपको मदर ऑफ ऑल लेबनान्स की एक मिसाल दे देता हूं क्योंकि ये एक टॉपिकल पॉइंट है डॉक्टर बाकिर साहब का कि देखो किसी का फायदा होता है तो किसी का नुकसान होता है, किसी का नुकसान होता है किसी का फायदा होता है, 100% दुरुस्त है। दूसरी जंग अजीम से पहले जर्मनी में आपको पता है वेमार रिपब्लिक में हाइपर इन्फ्लेशन हुई। अच्छा, हाइपर इन्फ्लेशन भी किस तरह की हुई आप देख रहे हैं, जो सारे नोट है ना कि एक डबल रोटी जैसे कि डॉन ब्रेड ले लो, उसको खरीदने के लिए आपको तकरीबन 50 लाख जर्मन मार्क ले जाने चाहिए। ये देखो मतलब रेडी पर बंदा ले जा रहा है। अब आप कहेंगे कि यार अवाम तो पिस गई, अवाम तो मर गई, लेकिन आपने कभी ये सोचा है कि जो कागज का कारोबार करते हैं और जो प्रिंटिंग का कारोबार करते हैं उनकी कितनी आयाशी हुई होगी? अभी वो भी तो जर्मन अवाम ही है ना यार, अब उनको क्यों आप नजरअंदाज कर रहे हैं? दूसरी बात ये है कि जब ऐसे हालात आते हैं ना तो आपका दिमाग चलने लग जाता है, आपकी क्रिएटिविटी ना यार यूं आसमान पर पहुंचती है। जैसे एक खातून, वो जो खातून की तस्वीर तो दिखाएं, अब ये चैंपियन है, देखें कपड़ा अफोर्ड नहीं कर सकती तो इन्होंने क्या किया,
कि नोटों का, हम तो नोटों का हार बनाते हैं ना यार, हम नोटों का हार बनाते हैं, लिबास बना लिया। हम थर्ड वर्ल्ड हैं, ये होती है गैलेक्सी ब्रेन, इन्होंने लिबास बना लिया। और बच्चे, आपको पता है बच्चे इंस्टिंक्टिवली ना चीजों को समझते हैं, तो ये देखो बच्चों ने क्या किया, बच्चों ने एक पतंग बना ली नोटों की। अब मैं उम्मीद रख रहा हूं कि अगली जो इस तरह की जो क्लिप आएगी उसमें ये हमें आइडिया नहीं दिया जाएगा कि यार रुपये को ना ऊपर चढ़ाने का एक ही तरीका है कि आप उसकी पतंग बना दें और फिर उसको आसमान अच्छा में देखो बुलंद ये करें। जो इन्होंने कहा है ना, उससे जो नुकसान होगा, अब एक्सपोर्टर्स जो है ना वो रुक जाएंगे, वो ये कहेंगे, वो इसलिए कि डॉलर ऊपर जा रहा है ना, तो वो रुकेंगे कि डॉलर कहाँ जाके रुकेगा। यार तो अगर 200 पे चला जाए तो इम्पोर्ट आपका ऑलरेडी जो गैप है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के दरमियान, वो फर्स्ट क्वार्टर का $3.4 बिलियन हो चुका अच्छा है। नहीं, वो तो है, लेकिन मैं मोटी मोटी ये बात करना चाह रहा हूँ कि अभी तो 174 पे है ना डॉलर, यार और फायदा हो सकता है रिमिटेंसेस भेजने वालों का अगर 200 पे चला जाए। सोचो कितना फायदा होगा। और इस वक्त आपके ख्याल में दुनिया का सबसे अमीर तरीन मुल्क कौन सा है? कुवैत है, सऊदी अरब है, सिंगापुर है, कौन है? वेनेजुएला है भाईजान। ये तो है, इस लिहाज से है कि वेनेजुएला में उनकी करेंसी है बोलेवार। 1 मिलियन बोलेवार 25 US डॉलर का जो 25 सेंट है उसके बराबर है। और एक जो इस वक्त डबल रोटी है वो 71 मिलियन बोलेवार्स आपके पास हों तो एक डबल रोटी आती है। तो डबल रोटी वहाँ हर बंदा बिलियनर है इस वक्त। ये तो है, इसलिए कि जो सबसे बड़ा नोट है इस वक्त वो है 100 बिलियन बोलेवार का। तो उस लिहाज से वेनेजुएला में हर बंदा इस वक्त अरबपति है। ये तो है। टर्की में भी कमोबेश यही हुआ था 97 में भी, और उन्होंने 1 मिलियन को ही फिर एक लीरा बना दिया। तुमने अच्छा याद दिलाया। मैंने इस्तांबुल में अपना जूता जो है 1 मिलियन लेरा में पॉलिश कराया था यार। तो मलिक ने तो अच्छा देखो, अब ये सारी बातें हमने करनी है, मुफ्त होती है देखो बात ही करनी है सारी डिवैल्यूएशन पे, लेकिन एक चीज करना अहम है क्योंकि ये करेक्ट है। जो प्रीवियस पॉलिसीज थी कि डॉलर को रोक के रखो, उससे नुकसान बेइंतहा भी हुआ है पाकिस्तान का। तो ये जो पॉलिसी है फ्री फ्लोट की, इंतहाई पेनफुल है। लोग जमीन पर लेट ही गए हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली शायद ये करना भी जरूरी था। लेकिन फिर आप लोगों के जख्मों पे नमक ना छिड़के, लोगों के जख्मों पर नमक ना छिड़के कि सर आप ये नहीं सोच रहे कि अगर 10 करोड़ अवाम पिस रही है तो ये जो 2 लोग वहां खड़े हुए हैं ये तो बड़े बड़ी पार्टी कर रहे हैं। ये लोग उन 2 लोगों की तरफ देखें आप। सही बात। ब्रेक ले। सुपरमैन नाम तो आपने सुना ही होगा, डीसी कॉमिक्स का सबसे पॉपुलर कैरेक्टर है। 1938 में पहली कॉमिक रिलीज हुई और उसके बाद लाखों बल्कि शायद करोड़ों कॉमिक्स छपी हैं, फिल्म्स बनी हैं, कार्टून्स, सो ऑन एंड सो फॉर्थ। लेक्स लूथर से लेके एलियंस तक कोई सुपरमैन को नहीं हरा सकता। और उसके साथ साथ दिल का भी बहुत अच्छा है। इंसान में नहीं कहने वाला था, लेकिन जाहिर एलियन है। एनीवे, अब एक नई कार्टून मूवी आई है सुपरमैन के बारे में जो काफ़ी हटके है और इसका नाम है इनजस्टिस। आइडिया इसका ये है, इसमें क्या होता है कि सुपरमैन की बीवी जो उस वक्त प्रेग्नेंट होती है वो जोकर के हाथों कत्ल हो जाती है। सुपरमैन का मीटर बिल्कुल घूम जाता है और वो जोकर को कत्ल करता है। तो आपको सुपरमैन के बारे में अगर एक चीज़ जाननी है तो वो है कि वो कत्ल कभी किसी का नहीं करता, जोकर को वो मार देता है। और फिर वंडर वुमन के साथ मिलकर वो ये सोचते हैं कि यार इस दुनिया ने नहीं सुधरना, तो हम, क्योंकि हम सुपर हीरोज हैं, सुपर पावर्स हैं, हम ही इस दुनिया को संभाल सकते हैं। तो क्या करते हैं कि वो जाता है अक़वाम मुत्तहिदा और कहता है कि कल से कोई जंग नहीं होगी और अगर किसी ने जंग की तो आपका भाई आपको आके फिर संभालेगा, सजा देगा। सुपरमैन तप गया है, अफ्रीका में जेनोसाइड रोक ली, इजराइल और फलस्तीन का मुआहदा करा दिया, लेकिन इन चीज़ों से ज़ाहिर है किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ा। एक जो इसमें जुमला बोला है इनडिस्प्यूटेड कश्मीर, उससे काफ़ी आग लग गई है कम से कम भारतीय सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया पर भी कि आप होते कौन हैं कश्मीर में जाकर
हमारी फौज के खिलाफ काम करना, हालांकि कोई झंडा नहीं है, आपने देखा होगा, एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ। तो काफी इसके ऊपर ट्वीट्स आ रही हैं, बड़ी मजेदार ट्वीट्स आ रही हैं, और हैशटैग चल रहा है एंटी इंडिया सुपरमैन। एक ट्वीट है कि सुपरमैन को किसने हक दिया है कि वो हमारी अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करे, वो भाई वो सुपरमैन है, वो कुछ भी कर सकता है। दूसरा कि भाई इस दुनिया में सिर्फ एक ही सुपरमैन है और उसका नाम है इंडियन आर्मी। वो एक अलग बात है कि मोदी जी मैन है, नहीं उस पर हम आ रहे हैं सर, ये आपके लिए मैं स्पेशल तोहफा रखा हुआ है। और जाहिर है कि मौका देखते हुए ही जी न्यूज के एडिटर चीफ जो हैं सुधीर चौधरी साहब, उन्होंने कहा कि सर आज की तो टॉप स्टोरी मिल गई है। व्हाट एन आइडिया सर जी। तो ये हीरो कौन हो सकते हैं? अभी वसत आपने कहा था तो मुझे पता था कि किसी ने ये सवाल करना है कि यार हीरो दिखाओ हमें, फटा पोस्टर निकला हीरो, तो चेक करें कि इनका हीरो कौन हो सकता है। फिर ये देखें सर, ये वन मैन आर्मी, और ये कसम से मैंने बनाई नहीं है, ये इनके भक्तों ने खुद बनाई है। दैट इज नामो मैन। ये हुई ना, ये है नामो मैन, या आपको उसको कैप्टन फैशिस्ट भी कह सकते हैं। और अपनी 36 इंच के जो चेस्ट है ना, उससे अपनी दुश्मनों को कुचलता है, फ्लेक्स करके। अच्छा, फ्लेक्स करके ये देखें सर, बैटमैन को भी बीजेपी, ये है बीजेपी मैन, बीजेपी मैन, आप देख सकते हैं। अच्छा, ये मसला सुपरमैन से नहीं है, मसला जो है अब वो है फैब इंडिया एक इदारा है, दिवाली आने वाली है तो उन्होंने हर दफ़ा एक कलेक्शन निकालते हैं अपने कपड़ों का नए डिज़ाइन के साथ। तो इस दफ़ा के जो कलेक्शन है उसका टाइटल उन्होंने रखा जश्न रिवाज, बल्कि हिंदी में जीम का मसला है तो जश्न रिवाज के नाम से। किसी ने पकड़ लिया, कहने लगे ये क्या बात हुई, इसमें क्या ये तो जश्न भी और रिवाज भी, ये तो उर्दू है, ये तो हिंदी नहीं है। तो दिवाली के कलेक्शन का नाम उर्दू रखना जो कि मुसलमानों की ज़बान है, ये हिंदुओं की जो धार्मिक भावनाएं हैं उनको ठेस पहुंचाने की बात है, लिहाजा ये वापस लिया जाए। बेचारा फैब इंडिया क्या करता, उसने वो कैंपेन जो है वो स्टॉप कर दी। अब उसके बाद मेरे जहन में ये आया कि जो अरविंद केजरीवाल साहब हैं वो कब आम आदमी पार्टी का नाम बदल के साधारण मनुष्य दल रख रहे हैं, और भगत सिंह का ये जो नारा है इनकलाब जिंदाबाद, इसका क्या होगा, क्रांति की जय हो। कल से भगत सिंह का नाम के साथ ये होना चाहिए, और फिर सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, वो गुलसितां हमारा, गुलसितां, इसका क्या होगा। ये तो कौमी तराना है। आप अभी तो आप मजाक कर रहे हैं सर, लेकिन ये वहां बात पहुंचेगी 6 महीने के अंदर ना ऐसा ही होगा। और सुपर हीरो तो बहुत दूर की बात, कोई सुपर साइकियाट्रिस्ट चाहिए जो एक ही वक्त पे ना कोई 1.5 बिलियन लोगों का की थेरेपी कर सके। बॉलीवुड के जो सुपर हीरो हैं, शाहरुख खान, रिश्ते से तो हम तुम्हारे बाप हैं, तो उनका भी कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। आज उनके घर पे छापा भी पड़ा है, उनके बेटे को आपको पता है कि विदाउट बेल रखा जा रहा है, उस पर बात भी हो रही है। अच्छा, जिसने वो फार्मर्स को कुचला था वो तो अभी भी आराम से, हाँ वो तो जाहिर है नहीं। वैसे नाम है शहनशाह का भी तो मसला होगा ना, रिश्ते से हम तुम्हारे बाप हैं पर नाम है हमारा शहनशाह, संबंध से तो हम तुम्हारे पिता लगते हैं, नाम है सम्राट। कल से ये होना चाहिए। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको हमारे शो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर मुनासिब समझे तो इस वीडियो को लाइक भी कर लें, तो कोई हर्ज नहीं है, और शेयर भी कर लें और कमेंट भी कर दें, वरना वो सब ऐसे ही लिखते रहेंगे। और ये जो दोनों कह रहे हैं ये कर लें जी प्लीज़, नहीं तो हमें भी घर जाना है, मैं आपके कंप्यूटर में नहीं रहना 24 घंटे। सही बात।